Hello students, welcome back to my channel Maths Lover 9723. I hope so you are doing good. Today's topic is probability is Bayes theorem. आज हम लोग बेस थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। बेस थ्योरम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। बट बेस थ्योरम स्टार्ट करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। बेटा लाइक और कमेंट्स ज़रूर आप लोग किया करो ताकि हमें पता चलेगा कि आप लोगों को किस तरह के कंटेंट पसंद है, और अगर आप लोग को ये पसंद आते हैं तो आप और क्वेश्चंस के लिए कमेंट डाल सकते हो। बट हमें पूरा विश्वास है कि आप लोग को ये कमेंट ज़रूर पसंद आएंगे। एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी तरह से किया जाएगा, आप इसे ज़रूर देखें। पूरा वीडियो देखेंगे तभी समझ में आएगा। थोड़े 4 लाइन 5 लाइन थोड़ा सा देखने तक कुछ भी नहीं समझ में आता है। 2-4 लाइन में मैथ नहीं समझा जा सकता। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखा करिए। पूरा देखेंगे तब जा कर के आपको लगेगा कि हाँ इस कंटेंट में क्या है। बहुत सारे लोग 2 मिनट 3 मिनट देख करके सोचते हैं कि नहीं ये ऐसे है, नहीं ऐसे बात नहीं। आप इसके क्वेश्चंस देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप पूरा का पूरा वीडियो देखिए। ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल है, और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए ताकि वो भी इन क्वेश्चंस को कर लें, बोर्ड के लिए तैयारी कर लें। ओके, तो चलिए अब आप लोगों को इस टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ बेस थ्योरम। बेस थ्योरम से पहले हम लोग पढ़ेंगे टोटल प्रोबेबिलिटी। यहाँ देखिए आपका टॉपिक पड़ा हुआ है टोटल प्रोबेबिलिटी। टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होता है कि अगर हम बहुत सारे इवेंट सैंपल स्पेस से बनाते हैं तो हम किसी एक पर्टिकुलर के लिए जब इस प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है तो उस प्रोबेबिलिटी को हम देखते हैं E1 के केस में A, देन E2 के केस में, E3 केस है, AN केस में। मीन्स सारे केसेस में हम लोग इस प्रोबेबिलिटी को देखते जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लिकेशन थ्योरम चलता है। क्या चलता है? मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से टोटल प्रोबेबिलिटी बनाई जाती है। तो देखिए अब E1 के केस में A की प्रोबेबिलिटी, दोनों को क्या कर दिया गया? मल्टीप्लाई। मीन्स पहले E1 की प्रोबेबिलिटी लोगे फिर A की प्रोबेबिलिटी फ्रॉम दैट इवेंट। तो ये प्रोडक्ट हो गया, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम बन गया। सेम ऐसे E2 के साथ लोगे और लास्ट में EN के साथ, ये सभी को ऐड कर देंगे तो इट इज़ टोटल प्रोबेबिलिटी। मीन्स जितने भी सैंपल स्पेस से हम लोग इवेंट लेते हैं हर इवेंट की प्रोबेबिलिटी लेंगे, फिर उस प्रोबेबिलिटी को हम लोग क्या करेंगे, उस प्रोबेबिलिटी को फिर उस कंडीशंस के लिए प्रोबेबिलिटी लेंगे हर केस में सेपरेटली, फिर उन्हें मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। मीन्स ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम आपका बन जाता है। अंडरस्टूड? तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम आपको किसी एक स्पेशल केस के लिए हर इवेंट के साथ लिया जाता है। ओके, जब हम टोटल प्रोबेबिलिटी पढ़ लेते हैं तो उसके बाद हमारा आता है बेस थ्योरम। बेस थ्योरम बनाने के लिए हमारे पास कंडीशन क्या होना चाहिए कि जो भी हम इवेंट्स ले रहे हैं वो इवेंट्स हमारे म्यूचुअल एक्सक्लूसिव होने चाहिए। क्या होने चाहिए? म्यूचुअल एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट्स होना चाहिए। तो अब आपको पूछोगे कि व्हाट इज म्यूचुअल एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट? म्यूचुअल एक्सक्लूसिव मीन्स कि इन इवेंट्स के बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं होंगे, कुछ भी कॉमन नहीं होगा। मीन्स अगर आप E1 E2 E3 का इंटरसेक्शन लोगे, E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3 डैश 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 इंटरसेक्शन EN इज इक्वल टू 5। मीन्स ये क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए। ये 5 होता है, ठीक है। तो इट इज म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है। किसकी डेफिनेशन हो गई? म्यूचुअल एक्सक्लूसिव की। एग्जॉस्टिव मीन्स यूनियन इज इक्वल टू सैंपल स्पेस, सॉरी हमें यूनियन लेना है। E1 यूनियन E2 यूनियन E3 यूनियन डैश 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 यूनियन EN, ये सारे किसके इक्वल होना चाहिए? सैंपल स्पेस। जिस इवेंट के अंदर ये दोनों ही कंडीशन अप्लाई होती है डेट इज कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। मीन्स म्यूचुअली एंड एक्सक्लूसिव इवेंट्स, दैट मीन्स कि इंटरसेक्शन विल बी 5 एंड यूनियन विल इज इक्वल टू सैंपल स्पेस। दिस इज कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट। अब इसमें हमारे पर्टिकुलर एक कोई केस होगा जिसकी एक ही हमें अगर प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है विद रिस्पेक्ट टू EI, तो हम ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे? मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम
करने के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक ई आई डिवाइडेड बाई टोटल प्रोबेबिलिटी। टोटल प्रोबेबिलिटी मीन्स पी ऑफ ए। ये समेशन किसके इक्वल अभी आपको बताया, टोटल प्रोबेबिलिटी के इक्वल बताया। आई इज 1 to n, कितने भी हो सकते हैं, 1 से लेकर के n तक। तो इस तरह से पहले आप इन फॉर्मूलाज को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर लीजिए, इसे देख लीजिए, फिर क्वेश्चंस हम लोग आगे बढ़ेंगे। बट इसे फॉर्मूले को बनाना बहुत ज़रूरी है, आना चाहिए। ओके, अब हम क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। बट आप लोग ये मत सोचना कि अभी इतनी देर तो ये एक्सप्लेनेशन में लगा दिया, अब आगे क्या होगा। नहीं, क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे हम कराएंगे। जो ये 4 क्वेश्चंस हम कराएंगे वो टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो 4, वो ज़रूर आप लोग करिएगा। चलिए, तो अब ये क्वेश्चंस यहाँ पर लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 आप इसे देख सकते हो। ये क्वेश्चन चलिए रीड करा जाता है। पहले क्वेश्चंस को रीड करना बहुत ज़रूरी होता है। एन अर्न कंटेंस 5 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स। मीन्स यहाँ पर एक अर्न है, इसमें आपके 5 रेड और 5 ब्लैक बॉल्स हैं। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, इसमें से एक बॉल आपको निकालना है। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम मीन्स एक बॉल आपको फाइंड करना है यहाँ से। इट इज़ कलर टू बी नोटेड, अब आप ये कलर नोट करोगे, मे बी रेड मे बी ब्लैक। रेड भी हो सकता है ये बॉल, और आइदर रेड और ब्लैक। एंड इज रिटर्न टू द अर्न, फिर इसको इसके अंदर पुट कर दिया जा रहा है, इसके अंदर पुट कर दिया जा रहा है। मोर एवर 2 एडिशनल बॉल्स ऑफ द कलर ड्रॉन आर पुट इन द अर्न, जिस कलर का आपने निकाला था उसी कलर का 2 बॉल इसके अंदर फिर से पुट कर देना है। ठीक है, अगर आपने रेड निकाला तो रेड पुट करोगे, ब्लैक निकाला तो ब्लैक पुट करोगे। अर्न, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सेकेंड बॉल इज रेड, तो हमें रेड के लिए प्रोबेबिलिटी निकालनी है। मीन्स यहाँ पर हमें टोटल प्रोबेबिलिटी निकालनी है। हमारे पास 2 केसेस हैं, 2 केसेस हैं कि आइदर रेड और ब्लैक, कि फर्स्ट ड्रॉन में रेड भी हो सकता है और ब्लैक भी हो सकता है। अगर रेड निकाला तो रेड 2 बॉल इसके अंदर पुट करोगे, इसको पुट करने के बाद 2 बॉल क्या पुट करोगे, रेड पुट करोगे, या 2 बॉल ब्लैक, या 2 बॉल रेड या 2 बॉल ब्लैक पुट कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पर 1 by 1 हम इसकी कंडीशन बनाएंगे। तो पहले हम रेड की प्रोबेबिलिटी ले लें। टोटल बॉल्स आप लिख लो, टोटल बॉल्स कितने हैं, टोटल बॉल्स 10 है। अब इसमें रेड की प्रोबेबिलिटी R1 मीन्स फर्स्ट ड्रॉन, R1 5 by 10 मीन्स 1 by 2। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक B1 मीन्स फर्स्ट ड्रॉन 5 by 10, ये आपने फाइंड कर लिया। अब कहते हैं कि जो आपने निकाला था उसको पुट कर दिया और 2 एडिशनल बॉल्स इसके अंदर पुट कर दिए। जैसे फर्स्ट केस में 2 रेड पुट कर दिया, सपोज करा कि हम लोगों ने इसमें 2 रेड बॉल पुट कर दिए। अगर आपने 2 रेड बॉल पुट किए तो टोटल कितने हो गए, 12। 2 एडिशनल बॉल्स, 2 एडिशनल बॉल्स, अगर 2 आपने एडिशनल बॉल डाल दिए तो आपके टोटल बॉल्स हो गए, टोटल बॉल्स 12। अब ये चाहे आप रेड डालो या ब्लैक डालो बट हो जाएंगे 12। 2 एडिशनल बॉल्स ले लिए। लेकिन अब सपोज करो कि आपने रेड निकाला था और रेड इसके अंदर पुट कर दिया, हमें लास्ट में सेकेंड बॉल रेड ही दिखाना है। सेकेंड बॉल क्या फाइंड करना है, रेड। तो अब R1 के केस में रेड की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लो, B1 के केस में रेड की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लो। अगर आप R1 के केस में रेड की प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ R इन केस ऑफ R1। अब देखो 2 बॉल रेड डाला ना, अगर 2 बार आपने रेड डाला तो रेड अब हो गए 7, रेड कितने हो गए 7 और टोटल हो गए 12। तो इस केस में इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 7 by 12। सपोज दैट आपने ब्लैक डाला तो ब्लैक पुट करोगे तो रेड पे कोई चेंजिंग नहीं आएगी। नाउ ब्लैक विल बी 7, रेड विल बी सेम। तो रेड अब आपका सेम रहेगा किस केस के लिए, ब्लैक के लिए। तो फिर कितना हो गया आपका 5 by 12। ये आपने फाइंड कर लिया। इसको फाइंड करने के बाद अब हम लोग फॉर्मूला बनाएंगे। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, हमें किसके लिए फॉर्मूला बनाना है, रेड के लिए।
तो क्या बनेगा, पहले आप रेड की प्रोबेबिलिटी निकालो फर्स्ट केस से, फिर जो फर्स्ट केस में रेड की प्रोबेबिलिटी है वो लिख देते हैं, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड B1 हो गया, फिर रेड ही निकालना है सेकेंड राउंड में B1 के केस में। ये फॉर्मूला आपका बन गया। अब इस फॉर्मूले में इन वैल्यूज़ को पुट कर दें। फर्स्ट क्वेश्चन से इसको फॉर्मूले बनाना सीखना, सेकेंड क्वेश्चन थोड़ा हम लोग फास्ट चलेंगे। चलिए अब इसके अंदर पुट कर देते हैं। फॉर्मूला आपका बन गया, ये सारी वैल्यूज़ निकल गई। 1/2 इंटू 7/12 प्लस 1/2 इंटू 5/12। 1/2 can take common, 7/12 plus 5/12, 12/12, 12/12 cancel out, answer is 1/2, आंसर इज 1/2। तो इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो ये टोटल प्रोबेबिलिटी का ही क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये कर लीजिए। ये एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी में भी फर्स्ट क्वेश्चन ही है एनसीईआरटी का, आप इसे कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है E1, E2, E3 इन अ फैक्ट्री प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक बल्ब्स प्रोड्यूस्ड 50%, 25% एंड 25%। मीन्स P1 की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, ये मशीन है E1, E2, E3 और ये प्रोड्यूस करते हैं कोई आइटम इलेक्ट्रिक बल्ब्स, उनकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है। टोटल डेली आउटपुट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स, इट इज नोन दैट 4% ऑफ द बल्ब्स प्रोड्यूस्ड बाय ईच मशीन्स E1, E2 आर डिफेक्टिव एंड 5% आर प्रोड्यूस्ड बाय मशीन E3 आर डिफेक्टिव। मीन्स 4% E1 और E2 से डिफेक्टिव आते हैं और ये E3 से डिफेक्टिव आते हैं। इफ वन बॉल इज पिक्ड एट रैंडम फ्रॉम अ डेज प्रोडक्शन, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट विल बी डिफेक्टिव। हमें किसके लिए प्रोबेबिलिटी निकालनी है, डिफेक्टिव के लिए। तो पहले मशीन प्रोड्यूस बाय मशीन की प्रोबेबिलिटी निकाल लें। अब इसे हम E1, E2, E3 ही ले लेते हैं सोल्यूशन में। E1, E2 और E3 बी द इवेंट ऑफ प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक बल्ब्स। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स ये हो गया आपका E1, E2, E3। अब इनकी प्रोबेबिलिटी लिख लें। E1 की प्रोबेबिलिटी आपको ऑलरेडी गिवन है 50/100, 50%। E2 is 25% and E3 is 25%। इस तरह से इनकी प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड कर लिया। फाइंड क्या करना है, ये ऑलरेडी गिवन ही है, बस आपको वहाँ क्वेश्चंस में देखना है और इसे लिख देना है। अब देखो E1 के केस में D इज डिफेक्टिव बल्ब, D be the event of defective bulbs, ठीक है, ये डिफेक्टिव बल्ब्स हैं। तो अगर हमें डिफेक्टिव बल्ब्स फाइंड करने हैं तो हमें क्या करना होगा, हर केस की डिफेक्टिव बल्ब्स देखना है। E1 के केस में, E2 के केस में, E3 के केस में। तो हर एक केस में कितना बन रहा है, E1 और E2 में 4%। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ D ऑब्लिक E1 कितना है, 4%। अभी बेटा कैंसिल नहीं किए, कैंसिल हम बाद में करेंगे। डिफेक्टिव फ्रॉम E2 4% एंड डिफेक्टिव फ्रॉम E3 इक्वल 5%। ये 5% ले लिया गया। अब हमें केवल डिफेक्टिव के लिए प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी बना लें। तो देखो डिफेक्टिव कितने सैंपल स्पेस है मेरे पास, इवेंट्स कितने हैं, 3 हैं, और 3 में सारे में से डिफेक्टिव निकालना। E1 फिर इनटू प्रोबेबिलिटी डिफेक्टिव फ्रॉम E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव फ्रॉम E2 प्लस प्रोबेबिलिटी E3 इनटू, नहीं दिख रहा आप लोग को, चलो अब तो दिख रहा होगा, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव ऑन E3। ये बन गए। ठीक है, अब इनकी वैल्यू जो यहाँ फाइंड किया गया सब यहाँ पुट कर दिया जाए। E1 प्रोबेबिलिटी 50/100
इनटू डिफेक्टिव 4/100 प्लस E2 25/100 इंटू 4/100 प्लस 25/100 इंटू 5/100। इस तरह से आपने इसे फाइंड कर लिया। चलिए अब इससे लिखते हैं 200/100 इंटू 100 प्लस 100/100 इंटू 100 प्लस 125/100 इंटू 100। अब देखो एलसीएम डिनोमिनेटर सेम है, तो इसलिए एलसीएम हम डायरेक्ट यही ले सकते हैं, इसीलिए पहले इसको बेटा कैंसिल नहीं किए थे। अब इन्हें ऐड कर देते हैं। 300 400 25 कैंसिल कर देते हैं। 25 से कैंसिल होंगे कि नहीं होंगे, जल्दी बताओ आप लोग को मालूम होगा 25 से कैंसिल होगा कि नहीं होगा बच्चों? होगा, 25 से कैंसिल होगा। 25 आप बताओ, 25 1 जा 25, 25 17 कितने टाइम्स जाएगा जल्दी बताओ। 25 17 जा बताओ बच्चों। अब आप लोग इसको भी नहीं बता पा रहे जल्दी से। देखो 25 1 जा करोगे तो क्या बचा 17 5 175 कब आता है टेबल में? टेबल में 175 कब आता है? 7 टाइम 4 17/400। बेटा कैलकुलेशन सही कर लो आप लोग, कैलकुलेशन, नहीं तो बहुत मिस्टेक्स होंगी। देख लेना बच्चों सही है कि नहीं। ये आपका आंसर आ गया। कैलकुलेशन तो हम चाहते हैं कि बच्चे खुद करा करें, हम लोग केवल मेथड बताएं। टीचर्स का काम होता है मेथड बताना, कैलकुलेशन बच्चे खुद करें, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज केवल 4 क्वेश्चन कराएंगे, वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये 4 क्वेश्चन बस आप लोग कर लीजिए, बहुत है, बहुत है। ये केस स्टडी फॉर्म में आएंगे क्वेश्चन, ये ध्यान रखिएगा। ये स्टोरी टाइप बना के आपको दे दिया जाएगा, वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होंगे, इसलिए आप इसको थोड़ा ध्यान से करिएगा। देखिए, अ कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स इज लास्ट, मतलब एक कार्ड है जो 52 कार्ड में से गुम हो गया। अब गुम हो गया तो कितने टाइप के कार्ड्स होते हैं? स्पेड, क्लब, हार्ट एंड डायमंड, 4 टाइप होते हैं बच्चों। ये 4 टाइप के कार्ड होते हैं, मीन्स इनमें से कोई भी एक कार्ड गुम हो सकता है, कोई भी एक कार्ड गुम हो सकता है। अगर सपोज करो ये कार्ड गुम हुआ तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 13/52, क्योंकि स्पेड होते हैं 13, क्लब भी होता है 13, हार्ट भी होता है 13 और डायमंड भी होता है 13। ये पूरा 13 होते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम आर फाउंड टू बी क्लब्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द लास्ट कार्ड बी क्लब। तो क्लब यहाँ पर है, तो क्लब को E1 सपोज कर ले, क्लब को क्या सपोज कर ले E1, एंड बाकी 3 को हम सपोज कर ले E2। क्या सपोज कर ले E2, मीन्स इस पूरे को 2 पार्ट में ही डिवाइड कर देते हैं, क्लब E1 एंड रिमेनिंग कार्ड्स आर E2। ओके, E1 be the event of last card club, and E2 be the event of last card remaining of club, क्लब के अलावा जो बचा है उसका होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या आ गया, क्या हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 13/52 मीन्स 1/4। अब नॉट का क्या हो जाएगा, जो रिमेनिंग कार्ड है, रिमेनिंग कार्ड कितने हो गए 13 13 13 39 हो गए, 39/52, 13 3 जा 13 4 जा कितना हो गए 3/4। तो मीन्स इस पूरे से कार्ड को हम केवल 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया, मीन्स ये पूरा ही 2 पार्ट में डिवाइड है। ओके,
तो अब इस दो पार्ट को करने के लिए हमें बेस थ्योरम बनाना होगा। अब देखो, अब ये तो लॉस्ट कार्ड है ना, ये क्या है, लॉस्ट कार्ड है। अब ये लास्ट कार्ड में से गुम हो गए तो रिमेनिंग कार्ड्स कितने हो गए, अब रिमेनिंग कार्ड्स हो गए 51, एक गुम हो गया, कितने हो गए 51। अब 51 में से दो कार्ड निकालने हैं, कितने कार्ड निकालने हैं, दो कार्ड निकालने हैं। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट नंबर आर फाउंड टू बी क्लब्स, और ये दोनों कार्ड किसके हो गए, क्लब के हो गए। तो फर्स्ट केस क्या है, लॉस्ट द कार्ड इज क्लब, तो मीन्स अब क्लब जो 13 होते हैं लॉस्ट के केस में, E1 के केस में क्लब कितने रह गए, क्योंकि एक तो गुम हो गया ना, तो अब कितने रह गए क्लब, 12 रह गए। 12 कार्ड्स कितने रह गए, 12 क्लब्स कार्ड, ठीक है। और E2 के केस में तो टोटल 13 ही रहेंगे। E2 के केस में टोटल कितने हो गए, 13, क्योंकि गुम तो कोई और कार्ड हो रहा है, ये तो हो ही नहीं रहा है, ठीक है। तो ये इसमें टोटल हो गए और इसमें 13 हो गए। अब हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। लास्ट कार्ड सपोज कर लो ए बी द इवेंट ऑफ बोथ कार्ड्स आर क्लब, बोथ कार्ड्स क्लब, ठीक है, ये ले लिया गया। अब बना लेते हैं क्लब का केस, ठीक है। तो क्लब का केस बनाते हैं बच्चों, बहुत ईजी है बट इम्पॉर्टेंट बहुत है। तो अब इसका बना लेते हैं क्लब। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक E1, जब E1, हमें दो कार्ड निकालने हैं तो दो कार्ड के लिए हम कॉम्बिनेशन यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, कॉम्बिनेशन। तो देखो E1 के केस में क्लब कितने रह गए, 12 C2 डिवाइडेड बाय टोटल कितने हो गए 51, तो 51 C2। इसे सॉल्व कर लेते हैं, चलो इसे सॉल्व कर लेते हैं। 12 इंटू 11 डिवाइड बाई 2, 51 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 2। अब ये आ गए 12 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 51 इंटू 50। अब इनमें जो कैंसिल होते हैं कैंसिल कर लें, नहीं तो हम ऐसे ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हो गया 132 एंड 2550, 5 1 जा 5 5 1 जा 5 5 5 जा 25, ये हो गया। अब सेकेंड केस में फाइंड कर लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक E2। E2 के लिए फाइंड करते हैं। E2 में तो आपके कार्ड 13 ही रह गए, 13 C2 डिवाइडेड बाई 51 C2, 13 इंटू 12 डिवाइडेड बाई डिवाइड बाई 2, 51 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 2, 2 कैंसिल, इन्हें भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। सेम ऐसे कैंसिल मत करिए, इसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लीजिए ताकि आपका ये इजी रहेगा। अब मल्टीप्लाई करते हैं इसे, 12 3 जा 36, 156 एंड 2550, ये हो गया आपका, ये निकल गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकल गया, ये निकल गया। अब आप फॉर्मूला बनाना, हम लोग को क्या बनाना है, फॉर्मूला। तो चलिए देखिए फॉर्मूला कैसे बनाते हैं इसका, ठीक है। यहाँ से फॉर्मूला ये सामने ही रख लेते हैं, आपका ये सारी निकली हुई है। फॉर्मूला बनाते हैं, किससे निकालना हमें, किस केस में, क्लब के केस में निकालना है। क्लब को क्या लिया गया, E1 लिया गया है, तो हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 ऑब्लिक ए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या फॉर्मूला बनाओगे, जो ऊपर होता है इसे लिख दोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक E1, ऐसे बनाओगे फॉर्मूला। यहाँ से देख के ही बन जाता है, डिवाइडेड बाय टोटल, टोटल मीन्स जो भी है उन्हें मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, ए ऑब्लिक E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक E2, ये बन गए। अब इनमें वैल्यूज पुट कर दीजिए, वैल्यूज ऑलरेडी आप फाइंड कर रखे हैं। E1 के केस में देखिए 1/4 है, तो यहाँ लिख दीजिए 1/4, 1/4
इंटू ऑब्लिक ए, देखिए यहाँ दिखाते जा रहे हैं आप लोग को, ये निकला है 132/250, ठीक है, ये हो गया 132/2550 एंड probability of E1 1/4 into 132/2550 plus E2 3/4 into 156 divided by 2550। ओके, अब देखो ये और ये यहाँ से कैंसिल हो गए, कैंसिल होकर के फिर आगे इसको सॉल्व करते हैं। 132 डिवाइडेड बाई 132 प्लस इसे 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 6 जा 18, 3 5 जा 15, 1 16, 3 4, ये हो गया। अब देखो 132 डिवाइडेड बाई, ऐड कर देते हैं 10 10 एंड 5, ओके 132, ओके तो ये हम लोग कर चुके। अब देखो ये 12 से कैंसिल हो जाएंगे, 12 11 जा और 12 5 जा 60, तो क्या आ गया आपका आंसर 11/50, ये आपका आंसर आ गया 11/50, ये आपका आंसर आ गया फाइनली। ओके, अब इसी तरह से हम लोग फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। तो ये फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसे ज़रूर करिएगा आप लोग। अ मैन इज नोन टू स्पीक 3 आउट ऑफ 4, मीन्स वो बोलते हैं 3 आउट ऑफ टाइम्स स्पीक ट्रूथ, सॉरी बेटा ये थोड़ा सा, स्पीक ट्रूथ, ओके 3 आउट ऑफ 4 टाइम्स, मीन्स 4 टाइम्स में से 3 टाइम्स वो सच बोलता है, ये सच बोलने की इसकी प्रोबेबिलिटी दी गई है। ही थ्रोज अ डाई एंड रिपोर्ट्स दैट इट इज अ 6, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इज एक्चुअली 6। आपको प्रोबेबिलिटी निकालना कि एक्चुअली 6 है, दैट मीन्स कि ट्रूथ के केस में आपको फाइंड करना है। तो देखिए S1 एक ले लो आप, इवेंट E1 बी द इवेंट that occurs 6, फिर ले लो ई, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या आ गया 1/6। अब इस प्रोबेबिलिटी, अगर वो ट्रूथ बोल रहा है, ये सच बोल रहा है, तो इसमें केस में ट्रूथ बोलने की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। तो चलो पहले E2 लिख देते हैं, E2 बी द इवेंट that not occurs 6, ठीक है, not occurs 6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या आ गया, अभी 6 नहीं है तो 1 में से माइनस कर दो, 1/6 मीन्स 5/6 हो गया, जिसमें 6 नहीं आ रहा है। अब देखो 6 आने पे तो ट्रूथ है ना, तो T बी द ट्रूथ लिख दो, T बी द इवेंट ऑफ ट्रूथ, ट्रूथ के केस में हमें लेना है, ठीक है। अब ट्रूथ के केस में अगर आप इवेंट लेते हो तो कैसे बनेगा प्रोबेबिलिटी, वो देखते हैं। पहले तो ये फाइंड कर लो, T/E1 कितनी बार वो सच बोलता है, 4 में से 3 बार सच बोलता है, यहाँ लिखा हुआ क्वेश्चन में देखिए, ये 4 में से 3 बार सच बोलता है, तो सच बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 3/4 हो गई। और सेकेंड केस में ट्रूथ बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी रह गई, क्योंकि ये फॉल्स हो गया ना, तो 1/4 रह गया, क्योंकि 4 में से 3 बार वो सच बोलता है, एक बार सच नहीं बोलता है। तो ये बन गया आपका कंडीशन। अब इसके बाद आप फॉर्मूला बनाओ, किस केस के लिए निकालना, E1 के लिए, E1 के केस में ट्रूथ बोलने के लिए। तो क्या बन गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ T/E1 डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ T/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ T/E2, ये हो गया।
अब इनमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। E1 की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/6, T की हो गई 3/4, ट्रूथ की यही है 1/6 इंटू 3/4 प्लस 5/6 इंटू 1/4। तो अब देखो ये अगर आप एलसीएम लोगे तो ये सारे क्या हो गए, कैंसिल हो गए। अब ये कैंसिल होकर के 3 बच गया, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 5 1 जा 5, 3/8। तो मीन्स आपकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई इस केस में 3/8 हो गई। तो बच्चों ये 4 क्वेश्चन हैं। इन 4 क्वेश्चन को अच्छी तरह से तैयार करना बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इसे अच्छी तरह से करना। तो चलिए बच्चों, आज का तो इतना ही है। अब कल नेक्स्ट टाइम नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। बट आई होप सो कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कल कराएंगे। तो कल हम लोग करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आप वीडियो ज़रूर देखना और इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करना, उन्हें भी आप इन क्वेश्चन से अवगत कराना कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, श्योर शॉर्ट आने वाले हैं, इन्हें ज़रूर आप देखो। ओके, थैंक यू सो मच वॉचिंग।